हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। कैसी है आप लोगों की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइम पर आप लोगों ने अपना 100% दे रखा होगा कि जितना अच्छा हो सकता है हम लोग अपने एग्जाम्स के लिए उतनी अच्छी से प्रिपरेशन करें। और ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग कैसे हैं, ये पूछ के शायद मैं आप लोगों को अपमान कर रहा हूं, क्योंकि शायद मुझे इतनी समझ होनी चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो टॉपर हो या वो बच्चा हो जिसके पास होने के वादे हैं, वो अपने पास होने के लिए पढ़ रहा है, दोनों को टेंशन होगी और लगभग लगभग बराबर टेंशन होगी। और दोस्तों ये जो टेंशन है ना, इतना नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, इतनी बुरी चीज भी नहीं है, क्योंकि टेंशन जो है ना वो आप लोगों को डिसिप्लिन में रखने में बहुत हेल्प करती है। टेंशन ये बताती है कि आप लोग अपने करियर को लेकर सीरियस हो, आप लोग उस तैयारी को लेकर सीरियस हो जो आपने पूरे साल करी है। बट प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब ये टेंशन आपकी तैयारी के बीच में आने लग जाता है। यानी कि इस टाइम पर मैं जानता हूं बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो टेंशन की वजह से अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म हुआ है, और इंग्लिश का एग्जाम मुझे पता है पूरी की पूरी उन्होंने नॉवल दे दी थी, 20-25 पेजेस थे उसके अंदर। और बच्चों में से जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम छूट गया था। अब उस एग्जाम की टेंशन की वजह से उन लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है कि यार पता नहीं सर हमारे साथ क्या होगा। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इंग्लिश वाले एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि देखो इसके दो रीजन देता हूं। वैसे ये बात इस टाइम पे कहना ठीक नहीं होगा, बट मैं आपके मन की तसल्ली के लिए एक बात कह देता हूं कि इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो नो डाउट मेन सब्जेक्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। बट इंग्लिश में अगर आपने बहुत ज्यादा नंबर ले भी आए होते ना, तो आपको बहुत ज्यादा कोई एप्रिसिएशन वाली बात नहीं थी। और अगर आपके इंग्लिश में बहुत कम नंबर भी आ गए तो क्रिटिसिज्म करने वाले भी बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे। अब अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट होते तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की आपकी वैल्यू होती है, वही वैल्यू आपकी है अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की। तो आपको जिस स्ट्रीम में भी आप लोग हो, तो आपको उसके कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए सबसे ज्यादा। और जो इस तरह के बीच में जो इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट है, इनकी वजह से आप लोग अपने कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी को हैम्पर मत करो। और इस बार की जो डेट शीट आई है वो बहुत ही अनफेयर डेट शीट है। डेट शीट में प्रॉब्लम इस तरीके का है कि कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है, कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत कम टाइम मिल गया है। और इस टाइम पर आई नो आप में से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी कि भाई इस डेट शीट को मैनेज करें तो करें कैसे। तो मैंने यहां पे ना आप लोगों की प्लानिंग का शेड्यूल बताने की कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को यह बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो, सो दैट जितना एफिशिएंटली हो सकता है आप उतना एफिशिएंटली पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाओ। क्योंकि ट्रस्ट मी, पढ़ाई एक तरफ, प्लानिंग एक तरफ, जिसने पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी, अगर वो इस दौरान ये जो एक महीने का पीरियड है ना, इस टाइम पर आप अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हो। जो यहां पे बैठा है ना वो बंदा यहां पे आ सकता है अगर गलतियां कर दे, और जो यहां पे बैठा है वो बंदा यहां पे जा सकता है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, वो रैग्स टू रिचेस की स्टोरी नहीं बताऊंगा कि एक बच्चा था जो फेलियर हुआ करता था वो टॉपर बन गया। वो इम्प्रैक्टिकल चीज है, इक्का दुक्का केस हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी चीजें आपके साथ नहीं होंगी, ये बात मान के चलो। तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि इस टाइम पे ऐसा हम क्या कर दें, ऐसा अपनी तैयारी में क्या चेंज कर दें कि हम लोगों को बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स आ जाए। तो देखो, मैं ऐसा मान रहा हूं, मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो किस किस डेट पे आ रहे हैं, मैं वो इंट्रोड्यूस करा देता हूं एक बार। और डेट शीट तो आपको याद होगी, बट मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो पेपर हमारा हुआ वो हुआ 24 फरवरी को। इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है, अब हमें फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। जो हुआ जैसा हुआ देखी जाएगी, क्या कर सकते हैं, पीछे जाके बदल तो सकते नहीं हो, टाइम मशीन ना आपके पास है ना मेरे पास है। और मैं कसम से कह रहा हूं, आप लोग बाद में अपने आप को कोसोगे कि अगर आपने इंग्लिश की वजह से अपने आगे के सब्जेक्ट्स खराब किए ना, तो अपने आप को कोसोगे कि हाय राम हमने क्या कर दिया। तो चलो, इंग्लिश का पेपर हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश के पेपर से लेके मैथमेटिक्स के पेपर तक आपके पास टोटल तकरीबन तकरीबन 14 से 15 दिन है। 14 to 15 डेज हैं आपके पास। किस चीज के लिए? मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स एज्यूम किए हैं। देखो, ये 3 सब्जेक्ट्स तो कॉमर्स के हर बच्चे के पास होंगे, कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन में कई सारे बच्चे होते हैं जिन पे सिर्फ मैथ्स है, और कई बच्चे हैं जिन पे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है, और कई बच्चे हैं जिन पे दोनों है। मुझे पता है फाइन आर्ट्स लेने वाले बच्चे भी है, वेब एप्लीकेशन वाले भी हैं, पेंटिंग वाले भी हैं, भाई उन्हें मैं सब्जेक्ट की तरह कंसिडर नहीं कर रहा। अगर आप उन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना ही नहीं रहा हूं, मैं आपके लिए सीरियस नहीं हूं। अगर आपको वैल्यू करनी है तो सही मायनों में इसको वैल्यू करनी थी, जो शायद आप कर चुके हो। इन दो में से अगर मैथ्स है आपके पास तो आपको इसकी वैल्यू करनी चाहिए। इसको अगर आप इग्नोर कर भी दो, इसकी वैल्यू इंग्लिश से भी कम है, ठीक है ना। बच्चे ये वाले 3 सब्जेक्ट्स तो भाई ये तो सोना चांदी है, ठीक है ना। इसको इग्नोर करना मतलब अपने साथ धोखा करने वाली बात होगी। तो अब जरा ध्यान से सुनो,
ये जो 14 से 15 दिन है आपके पास सबसे बड़ा डिलेमा इस चीज का होगा कि यार इस टाइम पर मैं कैसे तैयारी करूं कि 15 दिन हमको यहां पे इस चीज के लिए दे दिए, पर मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन के दिन के बीच में सिर्फ वन डे, सिर्फ एक दिन है इन दोनों के बीच में, तो तैयारी को मैनेज कैसे करें? चलो ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो 13 से लेकर 17 तक के बीच में, 13 से 17 तक के बीच में कोर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ हमें 4 डेज दे रखे हैं। फिर 17 से 25 इसको हमें कितने दे रखे हैं? 8 डेज दे रखे हैं। और जो हमारा 25 से लेके 31 है, ऐसे सब्जेक्ट में जो अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट है, इसमें हमको 5 to 6 डेज दे रखे हैं। अब भाई हम कैसे मैनेज करें कि जो 15 दिन का पीरियड है, इसमें हम सिर्फ मैथ्स तो पढ़ते नहीं रहेंगे, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारे जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं वो बैलेंस हो जाए। हमें सब्जेक्ट के नेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिसको ज्यादा तैयारी की जरूरत थी उसे हमने कम तैयारी दे दी, और जिसे कम तैयारी की जरूरत थी हम पूरे दिन उसी को लेकर बैठे हुए हैं। ये काम नहीं करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, एग्जाम इज ऑल अबाउट बैलेंस। आपकी मार्कशीट बहुत भद्दी लगेगी अगर आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए और इस सब्जेक्ट में बुरे आए, ठीक है ना? तो आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग इज एवरीथिंग। अब आइए जरा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों के पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट है, तो मैं आपको पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग से आपने मैथमेटिक्स को, ध्यान से सुनना, अगर आपने मैथमेटिक्स को मेन सब्जेक्ट की तरह रखा हुआ है, यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट जो मेन वाले होते हैं उसका पार्ट है, और आपने पूरे साल इसके लिए मेहनत करी है और आपको एक्सपेक्टेशन है कि हां मैं इसके लिए तैयारी अच्छे से कर रहा हूं, तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि स्टार्टिंग के देखो 24 तारीख से लेके 24 से लेके तकरीबन 5th तक, 5th ऑफ मार्च तक आप लोगों को मैथ्स के साथ एक सब्जेक्ट और उठा के चलना चाहिए। मैथमेटिक्स की तैयारी करो, बिल्कुल करो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। स्पेशली कॉमर्स के बच्चों को मैथ्स मेन सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो पूरे साल इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते भी नहीं है उसको। तो अगर आपके लिए मैथ्स आपका वीक पोर्शन है बट वो मेन सब्जेक्ट का पार्ट है, तो आपको मैथमेटिक्स की तैयारी करनी पड़ेगी, बट सिर्फ सूखी सूखी मैथमेटिक्स की तैयारी करी तो अगेन इनजस्टिस होगा इन 3 सब्जेक्ट के साथ। अब इस मैथमेटिक्स के साथ आप कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, ये चीज चेंज करेगी। अब ये चीज इस बात पर डिपेंड करेगी, ये कोई भी जेनरिक वीडियो नहीं है, ये हर बच्चे पे अप्लाई हो ही नहीं सकती है। डिपेंड करेगा कि आप कैसे हो, आपकी तैयारी किस चीज की अच्छी है बेटा, वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं अगर अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूं आपको कि मैथ्स के साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए और उसका कौन सा पोर्शन उठाना चाहिए, तो देखो फिजिकल एजुकेशन के बाद या मैथमेटिक्स के बाद ही ले लो, इकोनॉमिक्स को बहुत कम टाइम मिला है। इकोनॉमिक्स को उतना टाइम मिला ही नहीं जितना इसको मिलना चाहिए था। तो अगर आप लोगों की इकोनॉमिक्स की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, अपने प्री बोर्ड्स 2 के एग्जाम को जज करना कि प्री बोर्ड्स 2 में जो आपके मार्क्स आए थे वो कैसे मार्क्स आए थे और उसके बाद आपने कितनी उसके लिए तैयारी करी है। उस बेसिस पे मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना चाहिए। और मैं बहुत श्योर हूं कि बहुत सारे बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स तो अच्छे से कर रखी है, इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि हो जाएगी, ये तो देखी जाएगी, याद ही तो करना है। और याद रखना, इंडियन इकोनॉमिक्स में ही मार्क्स कटेंगे, मैक्रो में मार्क्स नहीं कटेंगे आप लोगों के, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स के साथ आप लोग इंडियन इकोनॉमी साथ के साथ करते रहो, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्या बात समझ आ रही है? इंडियन इकोनॉमी आपने साथ में पिक कर ली, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो अगर आपका वीक पोर्शन है। अगेन ये वीडियो सब बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं होने वाली भाई, ठीक है ना? देन आइए इसके बाद, सर क्या हम लोग सिर्फ इंडियन इकोनॉमी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आप इसे ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो, आप इसे ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो। आज जो तारीख है, आज हमारी 27 तारीख हो चुकी है, 24 तारीख का पेपर गया भाई, 27 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, सॉरी फॉर द डिले, बट क्या करें भाई, वीडियो नहीं बना पाया था। अब आपके पास जितने बचे हुए दिन हैं, आप इंडियन इकोनॉमी को और अकाउंटेंसी को आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरनेट कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो। और ऑल्टरनेट डेज में आप करोगे, बट आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जो मेजॉरिटी टाइम देना है वो अपने मैथमेटिक्स को देना होगा, क्योंकि आपको जो अगला पेपर आ रहा है वो मैथ्स का आने वाला है। मैथ्स को यहां तक आपने ऑल्टरनेटिवली इन सब्जेक्ट्स को साथ में लिया, कब तक? 5 तारीख तक। और 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मेरे हिसाब से आपको सिर्फ मैथमेटिक्स करनी चाहिए उन बच्चों को जिनका मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट है, जिनको फर्क पड़ता है मैथ्स से। अब आ जाते हैं दूसरे बच्चों के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं है, जिनके पास फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स है ही नहीं आपका, आपने 5 सब्जेक्ट्स लिए थे जिसमें से इंग्लिश तो कंपलसरी थी, ये 3 कंपलसरी थे, और फिजिकल एजुकेशन आपने 5th सब्जेक्ट ले रखा था। तो उनको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, फिजिकल एजुकेशन के लिए पूरे साल ट्रस्ट मी, आंखों में आंखें डाल के मेरे से बात करो, आप भी जानते हो आपने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल आपने बहुत अच्छे से किया होगा, खूब खेले कूदे होंगे,
बट पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं करी होगी। आपको वही काम अभी भी करना है। कितने दिनों तक, मैं आपको बता देता हूं। सीधे फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। मेरे हिसाब से आपको बाकी सब्जेक्ट्स की ही तैयारी आप करो। फिजिकल एजुकेशन उठाओ आप आराम से 8 या 9 तारीख से, 8 या 9 मार्च से। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो 8 या फिर 9 मार्च को आप अपनी फिजिकल एजुकेशन उठा सकते हो। जो भी बेहतर टीचर हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के वन शॉट्स डालते हैं, जो भी चीजें करते हैं, या आप अपनी बुक से भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई उसमें बहुत जेनरिक चीजें हैं। मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा था, सच बता रहा हूं। मेरे टाइम पे फिजिकल एजुकेशन मेरा एक सब्जेक्ट था, 5th सब्जेक्ट ही था, और उसमें मुझे अच्छे से याद है 5 या 6 दिन की छुट्टी थी। 5 या 6 दिन की छुट्टी थी और मैंने 2 दिन तो पढ़ा ही नहीं था। मैं जयपुर घूमने चला गया था क्योंकि मेरे को लगा था पेपर खत्म हो गए। फिजिकल एजुकेशन के पेपर को पेपर माना ही नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि फिजिकल एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। और उसके बाद क्या हुआ, मैं आया, मैं एक बुक शॉप पे गया, सेकंड हैंड बुक मैंने खरीदी, फिजिकल एजुकेशन मैंने पढ़ा, एंड ट्रस्ट मी, मैंने कितना स्कोर किया, मैंने 89 मार्क्स स्कोर कर लिए थे फिजिकल एजुकेशन में। और सच बता रहा हूं, 89 मार्क्स आने पे मेरी किसी ने तारीफ नहीं करी क्योंकि सबको पता था यार फिजिकल एजुकेशन में तो सबके आ जाते हैं, और अगर ये नहीं आए होते ना तो कोई मुझको जज भी नहीं करने वाला था। वही सेम केस, इंग्लिश तो फिर भी यूजफुल है, फिजिकल एजुकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। डिसेंट मार्क्स भी ले आओ, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि रिश्तेदारों को और दोस्तों को परसेंटेज बढ़ा चढ़ा के बतानी है और उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए आपके, तो भाई फिजिकल एजुकेशन में लाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैं आपसे सेफली कह रहा हूं 8 या 9 मार्च को भी अगर आप उठाओगे और 13 मार्च तक फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करोगे और ढंग से कर लोगे तैयारी, तो ट्रस्ट मी, टेक माय वर्ड्स कि आप लोगों के 90 मार्क्स तक आ जाएंगे। मैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? अब आ जाओ जरा, ये चीज हमारी हो गई फिजिकल और मैथमेटिक्स की। अगर मैं बात करूं आपके पास फिजिकल और मैथमेटिक्स दोनों है, तो भाई पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्यों यार ये काम क्यों कर रहे हो अपने साथ। फिजिकल और मैथमेटिक्स आपने दोनों साथ में लिया है, तो भाई ये जो टाइम है इन तीनों को टाइम देने के लिए वो टाइम आपका कम हो जाएगा। अब जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो जो ये टाइम है ना, आपको पहले स्ट्रेच कर देना पड़ेगा। आप मैक्सिमम 4th ऑफ मार्च तक आप ये जो मेन सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंटेंसी, इनमें से अपना जो भी आपका वीक पोर्शन है आप ऑल्टरनेटिवली इन सब्जेक्ट के साथ चला सकते हो। बट आफ्टर 4th मार्च आप प्लीज हाथ मत लगाना। आप हाथ मत लगाना क्योंकि आपको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन का गैप है बीच में, 12 मार्च का। 11 मार्च को सोओगे, 12 मार्च को उठोगे, तैयारी करोगे, 13 मार्च को पेपर देने जाना होगा। इतना बुरा भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो यार, सब्जेक्ट लिया है तो मार्कशीट बदसूरत हो जाएगी अगर ये खराब हो गया तो। ठीक है ना? तो आपको क्या करना चाहिए, 4th मार्च के बाद आप अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मैथ्स को कितना सीरियसली ले रखा है। अगर आपने मैथ्स स्टार्टिंग से मेहनत करी हुई है तो मैं आपसे कहूंगा कि मैथ्स पढ़ो, मार्क्स लाओ, अच्छा सब्जेक्ट है। बट अगर आपने मैथ्स सिर्फ ली थी और पछता रहे थे तो प्लीज आप आगे भी पछताओगे क्योंकि आपसे कुछ नहीं उखड़ने वाला भाई। ठीक है ना? आप मैथ्स भी अच्छी नहीं कर पाओगे और मैथ्स के चक्कर में आप ये सब्जेक्ट भी खराब करोगे। वो गलती आपको नहीं करनी है। बात समझ आ गई? तो 4th मार्च तक आप ऑल्टरनेटिवली ले सकते हो उन सब्जेक्ट्स को इनके साथ, और उसके बाद 4th मार्च के बाद आपको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, डिपेंडिंग कि आपकी प्रायोरिटी क्या चीज। अब इसके बाद आती है अगली चीज। अगली चीज क्या है हमारा, ये प्रॉपर हो गया इकोनॉमिक्स। मैंने आपको बता दिया, आपने एज अ ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में करी होगी। 13th मार्च से 17th मार्च तक आपके पास 4 डेज, टोटल कितने दिन हैं? 4 दिन है। 4 दिन का मैं आपको रोल बता देता हूं कि 4 दिन ना इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए ठीक है, नाइदर टू लेस नॉर टू मोर, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। अगर एक बच्चे ने डिसेंट तमीज से पढ़ाई करी है पूरे साल, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा टॉपर है, अगर तमीज से पढ़ाई करी है तो वो 4 दिन में अपना रिजल्ट बढ़िया तरीके से चेंज कर सकता है, और उसे रिजल्ट को चेंज करने में मैं मदद कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों को बना दूंगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या चैनल के साथ बने रहना। उस टाइम पे आपको इतनी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी शॉर्ट में, जितने टू द पॉइंट और टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, आपको वो वीडियो आई थिंक और कहीं नहीं मिल पाएगी। अगर होगी तो शायद मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अपना 100% देके वो वीडियोस बनाऊंगा। आप ईमानदारी से उन 4 दिनों में पढ़ लेना इकोनॉमिक्स, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दो, दैट इज अप टू मी, क्योंकि ये मेरा एरिया है। ठीक है ना? और इस एरिया को मैं अच्छे से संभाल सकता हूं। तो आप लोग दबा के मेहनत करना, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आती है हमारी बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के लिए आपके पास है तकरीबन 7 से 8 दिन। बिजनेस स्टडीज के लिए 7 से 8 दिन है, एंड इट्स ओके, सही है। 7 से 8 दिन ज्यादा इसको जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको बल्कि ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने पूरे साल आपके बिजनेस स्टडीज में डिसेंट मार्क्स आए हैं, यानी कि डिसेंट से मेरा मतलब है 50-55,
आउट ऑफ 80 आपके आ रखे हैं, 80 में से 50 से ऊपर अगर आपके आए हैं, जो आपके लास्ट के 2 प्री बोर्ड्स हुए हैं उसमें एवरेज, तो आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस स्टडीज के साथ आपको अकाउंटेंसी भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी बहुत जरूरी है आपके लिए। क्योंकि भाई पता नहीं क्यों इन्होंने बदला लिया है अकाउंटेंसी का, अकाउंट्स के अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, उन्होंने वही सिंक बनाने के लिए 31 मार्च को पेपर रख दिया है। गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। आपको बीएसटी के साथ अकाउंटेंसी लेनी पड़ेगी, ना तो बीएसटी की इतनी हैसियत है कि उसे इतने दिन मिले, और ना अकाउंटेंसी ने इतना कोई पाप किया है कि इसको इतने कम दिन मिले। तो प्लीज बीएसटी के साथ अकाउंटेंसी को बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बट जरूर पढ़ना, ताकि उसके बाद जो बचे हुए 5-6 दिन होंगे अकाउंटेंसी के लिए सेपरेट, उसमें आप ताबड़तोड़ मेहनत कर दो। क्योंकि जैसे ही आपका लास्ट एग्जाम होता है, तो पहले एग्जाम में और आखिरी एग्जाम में जो जोश होता है ना, वो किसी एग्जाम में नहीं होता है। पहले एग्जाम में आपने इंग्लिश में जो करना था, उखाड़ना था, उखाड़ लिया। अब जो लास्ट एग्जाम होगा आपका अकाउंटेंसी का, ट्रस्ट मी, अकाउंटेंसी इज द एग्जाम जो सही मायनों में आपको कैटेगराइज करेगा कि आपने पूरे साल एक्चुअली क्या किया है। मैं ना ही इकोनॉमिक्स ना ही बीएसटी में अकाउंटेंसी स्पेशली बोलूंगा, क्योंकि जिसमें सबके मार्क्स आ रहे हैं ना, उसमें अगर आपके भी आ रहे हैं तो आपने कुछ खास नहीं उखाड़ा है। मजा तब है जिसमें बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें आप स्कोर कर रहे हो, जिसमें अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, ये चीज मैटर बहुत करती है। क्या आपने पढ़ा है पूरे साल या नहीं पढ़ा है, क्या आपने सिर्फ लेके छोड़ दिया, बस आप उसे ढो रहे हो कि निगल भी नहीं सकते उगल भी नहीं सकते हो, उस तरीके से परेशान हो, तो मैथ्स का क्या करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। अकाउंटेंसी और बीएसटी को आप साथ में लोगे, बीएसटी की तैयारी अच्छे से करना, उसके लिए भी रेगुलर वीडियोस आएंगी, अकाउंटेंसी के लिए भी आएंगी। इसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे 13 तारीख हो जाएगी ना, 13 तारीख के बाद प्लीज मेरे चैनल के साथ जितना अच्छे से हो सके बने रहना। दोनों के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए कम, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। और ये 3 सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी मैं लेता हूं भरपूर तरीके से। आपका जो पोटेंशियल है ना, जितनी आपके बस की है, मेरे बस की क्या है वो मत पूछो, आपके जितने बस की आप उतने मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने पूरे साल कुछ नहीं उखाड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं कि आप इतने दिनों में आराम से उखाड़ लोगे, हो जाएंगी, बट मेहनत होनी चाहिए जोरदार से, ठीक है ना। तो अब जो टेंशन हो रही थी आपको कि अरे यार कैसे कैसे करें, क्या करें पहले क्या करें बाद में, होपफुली मैंने वो टेंशन आपकी थोड़ी थोड़ी कम कर दी होगी। अब आपका एक ही काम है कि टेंशन लेके अपने आप को ओवरबर्डन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तैयारी का बर्डन कम नहीं होता कि आप टेंशन लेके अपनी एफिशिएंसी को कम कर दो, ठीक है ना। तो टेंशन एक लिमिट में, जो आपको डिसिप्लिन में रखना सिखाएगी, उतनी टेंशन लो, बाकी को कहो छू मंतर, ठीक है ना, बिल्कुल। और इंग्लिश वाला मैंने बता दिया, अगर इनकेस आपका इंग्लिश का एग्जाम छूटा है, लेंदी पेपर था मुझे पता है, उस चीज को दिल पे मत लो। अगर आप लेके चल रहे हो ना, तो भाई आपका फ्यूचर बहुत खराब है, क्योंकि आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी चीजें छूटेंगी और आप लोग उसके चक्कर में बाकी चीजों को नास पीटोगे। ये आदत अभी से मत डालो, ठीक है ना। एग्जाम्स आपको लाइफ भी सिखाते हैं कि अगर कोई चीज छूट गई है पीछे, तो प्लीज उसके लिए रोते मत रहो, मूव ऑन, आगे बढ़ो, देखो यार लाइफ में और क्या अच्छा हो सकता है। ये चीज सीखो, मेहनत करो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, प्लीज रीच आउट टू मी, मैं आपकी मदद करूंगा इस टाइम पे, ठीक है ना। नंबर ले लो मेरा, सिर्फ व्हाट्सएप करना, और व्हाट्सएप सिर्फ मुझको करना, ठीक है ना। इस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह भी थोड़ा अवॉइड करो जितना हो सकता है। सोशल मीडिया से बिल्कुल तौबा तौबा कर लो, आराम से, मतलब सोशल मीडिया यूज करो तो प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, पढ़ाई करने के लिए यूज कर रहे हो, बिल्कुल करो, बट इंस्टाग्राम पे भाई शोबाजी मत करो कि लेट नाइट स्टडीज, वाइबिंग ऑन दिस, वाइबिंग ऑन दैट, ड्रामेबाजी है, मत करो ये काम। ट्रेंड सेट, ट्रेंड फॉलो मत करो, इस टाइम सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाओ, तभी आपका भला होगा, ठीक है ना। तो आप इस पे व्हाट्सएप करना, जो भी मदद होगी मेरी तरफ से मैं आपके लिए करूंगा। नोट्स चाहिए होंगे मैं नोट्स दूंगा, एनीथिंग यू वांट फ्रॉम मी आई विल प्रोवाइड टू यू गाइस, ठीक है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो के बाद अब ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन की डोज के लिए आप जबरदस्ती हर वीडियो देख रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मोटिवेशन भी एक लिमिट में अच्छी लगती है, वरना वो टॉक्सिक बन जाती है। चलो अभी के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई लव यू, टेक केयर।